हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए सब्सक्राइबर्स की भेजी हुई कुछ खौफनाक और डरावनी कहानियाँ लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानियाँ पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियोस को और कहानियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानियाँ। हमारी पहली कहानी हमें भेजी है महारुद्रांश अभिनय पांडे ने। तो चलिए आगे की कहानी हम उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। हेलो दोस्तों, ये कहानी थोड़ी अलग और अजीब है। एक गलती की जो मेरे दोस्त अर्नब चैटर्जी के साथ हुई। अर्नब मेरा पुराना दोस्त है जिसे मैं 26 जनवरी को मुलाकात की थी। उस दिन मैं अर्नब और उसके 3 दोस्त साथ में बैठे बातें कर रहे थे। तब हम सब ने पूछा कि भाई अर्नब, तू पहले कितना हेल्दी था, अब इतना दुबला कैसे हो गया? तब उसने जो बताया वो सुन के सबके होश उड़ गए। पहले तो उसने कुछ बताने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर बताया कि 2012 के लगभग में जब मैं तुम सबके साथ 8th क्लास में गया, तब जैसा तुम सब जानते हो कि मेरी फैमिली कोलकाता शिफ्ट हो गई थी और मैंने स्कूल छोड़ दिया था। तभी वहीं के किसी कॉन्वेंट स्कूल में मेरी एडमिशन हो गई थी। वहीं से 10th पास किया और इंटरमीडिएट के लिए कॉलेज को चला गया। तब मेरा कुछ दोस्तों का ग्रुप बना जो कि पढ़ने में बहुत अच्छे थे। उनके साथ ही उनके हॉस्टल में शिफ्ट हो गया था। हम एवरी मंथ कहीं ना कहीं घूमने जाया करते थे। ऐसे ही एक बार हमारी बेट लगी कि एक शमशान घाट में जाने का। फेब का महीना था और बहुत ही सुनसान रात थी। रात के टाइम हम अपने हॉस्टल से बहुत दूर एक पुराने शमशान घाट की तरफ गए जहाँ कोई मुश्किल से लाश भी जलाने जाता था। तभी मैंने देखा कि एक आदमी जो कि लंबा था और आधा नंगा खड़ा था, अपने दोनों हाथों को आगे करके मुट्ठी बांधे कोई मंत्र पढ़ रहा था। उसके चारों ओर एक गोल घेरा था जैसे कोई साधना कर रहा हो। और मैं ये देख के जोर से हंस दिया, जिससे उसकी आंख खुल गई और उसने सीधा मुझे देखा। लेकिन इतनी हैरानी की बात थी कि हम सब उसके सामने चल रही आग से उसे देख पा रहे थे, लेकिन हम तो एकदम अंधेरे में थे, वो भी एक पेड़ के पीछे छुपे हुए। तब वो उसे हम कैसे दिख गए? फिर हमें अचानक से बहुत डर लगा और पता नहीं क्यों हम सभी दोस्त डरते हुए वहाँ से सीधे अपने हॉस्टल में पहुँचे और वार्डन से डांट सुनने के बाद रूम में गए और जाके सो गए। अगले दिन से मुझे कुछ याद नहीं था। मेरी आंख सीधे हॉस्पिटल में खुली। अगस्त का महीना चल रहा था, बहुत बारिश हो रही थी। ये बात डॉक्टर से पता चली। फिर मैं खुद को देखा मैंने आईने में तो रोने लगा। मेरा पूरा शरीर कंकाल के जैसे हो गया था। शरीर की 206 हड्डियां गिन लूं ऐसा दिख रहा था। करीबन 1 हफ्ते तक सदमे में रहा। फिर धीरे धीरे खुद को संभाल के वापस अपनी वही लाइफ को शुरू करने की कोशिश करने लगा। मेरे दोस्त 12th में चले गए थे और 11th का एग्ज़ाम नहीं देने के कारण मैं नहीं जा पाया और मैं फिर से स्टडी शुरू की, क्योंकि पिछली पढ़ाई भी भूल चुका था। लेकिन वो सभी दोस्त मेरा साथ दे रहे थे। एक दिन मैंने पूछा कि मेरे साथ इन दिनों क्या हुआ था, तो हर बार वो टाल देते। फिर एक दिन उन्होंने बता ही दिया कि जब तुम उस दिन शमशान से वापस आए तो उसके अगले दिन से ही तुम्हारी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। तुम्हारे पेट में बहुत ज़ोरों से दर्द होता और खून की उल्टियाँ होती। धीरे धीरे तुम्हारे टॉयलेट में भी ब्लड आने शुरू हो गए थे। हर रात तुम बोलते कि कुछ बच्चे तुम्हारे पास आते हैं और तुम्हारे ऊपर चढ़ करके तुम्हें नाखूनों से खरोचते हैं, लेकिन असल में तुम खुद को ही जख्मी कर देते थे। हर तरह के डॉक्टर को दिखाने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आया। फिर हमारे साथ भी अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। हमारा टेबल लैंप कितनी बार जगह से गिर जाता। रूम में छोटे छोटे बच्चों के हंसने की आवाज़ें आती।
एक बार तो हद हो गई। मैं सो ही रहा था कि अचानक से आंख खुल गई तो देखा कि बहुत सारे बच्चे हमारे पलंग में खेल रहे थे। कोई इस पलंग से उस पलंग में कूदकर जोर जोर से ताली बजाता, तो कोई अलमीरा से कूद के फिर वापस वहीं चढ़ जाता, और ये एक एक सेकंड में होता था। धीरे धीरे ये दिन में भी दिखाई देने लगे और तुम्हारी तबीयत क्रिटिकल कंडीशन में चली गई थी, जिसे तुम्हारे घर तुम्हें भेज दिया गया। यहाँ तक अर्नब को उसके दोस्तों ने बताया। फिर उसकी बारी, उसकी बहन ने उसके बारे में जो बताया आगे। वो 12th कंप्लीट करने के बाद अर्नब घर आ गया था और उसके घर में डॉक्टर्स की लाइन लगती थी। कोई पेट का डॉक्टर, कोई साइकेट्रिस्ट, ऐसे ही चल रहा था। फिर उनके घर में भी बच्चों की वही सब हरकत दिखने लगी। यहाँ तक कि डॉक्टर ने भी ये देखा तो उन्होंने ही बोला कि ये मेडिकल साइंस के ऊपर का खेल है। फिर अर्नब के जानने वालों ने उन्हें एक मौलवी जी का पता बताया और बुलाने पर 1 हफ्ते बाद वो आए। अकेले नहीं, 4 थे वो लोग। उन्होंने क्रिया की और करीबन 1 घंटे के मेहनत के बाद उनमें से एक मौलवी को खून की उल्टियाँ होने लगी और बाकी 2 को पूरा शरीर में ऐसे लगने लगा कि कोई दांतों से काट रहा है। और इधर अर्नब जोर जोर से हंसने लगा, बोला कि और बनो 30 मार खान, साधारण चीज़ समझा है क्या। फिर अर्नब की तबीयत खराब होने के कारण उसे आईसीयू में भर्ती कर दिया गया। घर में सब टेंशन में थे। कोई ओझा, पंडित, मौलवी काम नहीं आ रहा था। घर में हवन करवाते तो सब नॉर्मल हो जाता, फिर 2-3 दिनों बाद वापस से वैसे ही हो जाता। अब तो घर वालों को भी सारी चीज़ें दिखने लगी थी। अर्नब का कहना है कि वो दिखने में काले, गंदे 10-12 साल के बच्चे होते थे जो कि नंगे होते थे। फिर अर्नब की माँ थक हार के अपना सिर दीवार पे पीटने लगी और माँ महाकाली को याद करने लगी कि कोई रास्ता दिखाओ। तभी उनको दक्षिणेश्वरी काली माँ का ध्यान आया और सभी वहीं निकल गए। जाने के बाद माँ के सामने उन्होंने अपनी गुहार लगाई और किस्मत से वहाँ एक तारापीठ के अघोरी साधु बैठे थे और उन्होंने ज़ोर से बोला, ठीक है माँ, जैसा तू कहे। वो अर्नब के पापा की ओर चल दिए और बोले, यहाँ क्या सर पटक रहा है, माँ ने तेरी सुन ली। सिर्फ घर के जो मर्द हैं और बच्चे की माँ, वही सब सामने आएंगे। तब वो उन बाबा के पीछे पीछे चल दिए। आगे जब वो चले तो चलते चलते एक छोटी सी झोपड़ी में पहुंच गए जहाँ सिर्फ एक त्रिशूल गड़ा हुआ था। वहाँ अर्नब के पापा, मम्मी, चाचा और दादा, इतने लोग ही थे। फिर अर्नब की माँ ने सारी बात बताई और कहा कि किसी ने भी मदद नहीं की और मेरा बेटा अब आईसीयू में भर्ती हो गया है। तब बाबा ने कहा कि तुम्हारा बेटा अपनी करतूतों के कारण हॉस्पिटल में और ऐसी हालत में है और तुमको किसी ने नहीं लूटा। जिसे जितना हो पाया वो कर दिया, लेकिन तुम लोग पहले ही माँ को याद कर लेते तो ये हाल नहीं हुआ होता। तेरा बेटा ना भगवान को मानता है ना पूजा पाठ। अरे हनुमान चालीसा ही अगर रोज़ पढ़ता तो कुछ नहीं होता। तब अर्नब के पापा ने गुस्से होते हुए कहा, आप ठीक कर पाओगे या यहाँ भी समय बर्बाद होगा। फिर बाबा ने बोला, तुम्हें पता भी है कि तेरे बेटे पे क्या है। तो अर्नब के पापा ने बोला, हाँ, छोटे बच्चों का भूत है, इतना तो सब जान रहे हैं, आगे बताइए। ये सुन के अघोरी बाबा ज़ोर ज़ोर से ठहाका मार के हंसने लगे और बोले कि ऐसा है कि जो दिख रहा है वो है नहीं। तेरे बच्चे के ऊपर तंत्र किया गया है, वो भी कालिया मसान का, जिसे तुम सब आम भाषा में कच्चा कलवा भी कहते हो। अर्नब के पापा बोले, अब ये कौन सा भूत है? बेटा, ये भूत नहीं, शूद्र तंत्र के देवताओं में गिनती आती है। हाँ, ये मैली विद्या है, लेकिन आम तंत्रिकों के बस के बाहर है और जिसने भी किया है वो कच्चा खिलाड़ी नहीं है। यह आगे अर्नब ने नहीं बताया, ये मेरी अपनी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप सभी को यहाँ बता रहा हूँ। इसको कपाली संप्रदाय के लोग किया करते थे। इसमें रात के टाइम किसी बहुत पुराने शमशान में जाके वहाँ जाना होगा जो कि नदी किनारे हो। एक ऐसे बच्चे की कब्र खोद के उसे निकालना होगा जो कि उसी दिन मरा हो और उसकी उम्र 10 से 12 साल के बीच की हो। उसके ऊपर एक काले रंग की स्याही होती है जिसको किसी जड़ी बूटी से बनाया जाता है, जिससे शरीर डिकम्पोज नहीं होता।
फिर उसके सिर को उत्तर दिशा और पैर को दक्षिण दिशा में करके लिटा दिया जाता है और अपने गुरु मंत्र पढ़ते हुए उसके शरीर में वो लेप लगाया जाता है, जिससे उसका पूरा शरीर काला हो जाता है। और ऐसे ही आगे की प्रक्रिया जो मैं गुप्त रख रहा हूँ वो किया जाता है। कहते हैं कि अगर कालिया मसान सिद्ध हो जाए तो वो आपके हर शत्रु को मिटा सकता है और उसके तंत्र की काट केवल कोई महागुरु ही कर सकते हैं। ये किसी पे भी किया जा सकता है यदि वो आदमी गुरु दीक्षित ना हो। सिर्फ हनुमान जी, महादेव, माता और इनके स्वरूप को पूजने वालों का ये तब तक कुछ नहीं बिगाड़ पाते जब तक आप उनके शरण में हैं। अब कहानी में आगे अघोरी बाबा बोले कि मैं काट तो कर दूंगा, लेकिन ये अपने पुराने 1 साल की कुछ बातें जैसे पढ़ाई, घूमना और कुछ छोटी छोटी यादें भूल जाएगा। और इन दिनों जो भी हुआ वो सब, और अगर याद आ जाए तो इसे रोज शिव तांडव स्तोत्र का पाठ ज़रूर करवाना और साथ में हनुमान चालीसा का भी। फिर उन्होंने कहा कि जाके किसी मरे हुए बच्चे के कपड़े, एक मछली, एक मटका और 12 काले मुर्गे जो कि मर चुके हो वो ले आना। 3 घंटे के बाद ये सब आ गया और करीब रात 12 बजे से प्रक्रिया शुरू हुई और सुबह 3 बजे तक चली और सबने देखा कि वो 12 मुर्गे जिंदा हो गए। और फिर 5 बजे सुबह वो अघोरी बाबा वहाँ से उन मुर्गों को लेके चले गए। अर्नब का पूरा परिवार 2 घंटे तक इंतज़ार करता रहा, वो नहीं आए। फिर खबर आई कि अर्नब को होश आ गया है और उसे जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। 2 दिन बाद वो डिस्चार्ज हो गया, लेकिन वो बाबा उन्हें फिर कभी नहीं मिले। कसम से मैंने अर्नब की वो तस्वीर देखी, वो बिल्कुल सूख गया था और उसे ज़्यादा हेल्दी वो 26 जनवरी को दिख रहा था। लेकिन अब यही है कि उसकी हेल्थ पहले जैसी नहीं लगती, बट नाउ ही इज़ ओके और वो एक अच्छी जॉब कर रहा है। अब आप सभी की मर्जी कि इस पर विश्वास करो या ना करो। हर हर महादेव। तो चलिए अब सुनते हैं हमारी आज की दूसरी कहानी। ये कहानी हमें भेजी है सृष्टि भावे ने और आगे की कहानी आप उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। ये इंसिडेंट मेरी ग्रैंड मदर के साथ हुआ था। माई ग्रैंड मदर यूज टू लिव इन विलेज कॉल्ड गुंजवाना। इट्स इन महाराष्ट्र। उनका स्कूल उनके घर से थोड़ा दूर था। वो स्कूल के लिए बस से जाती थी। उनकी स्कूल बस उनको थोड़ा गांव के बाहर के इलाके से पिकअप करती थी और उनके घर में से कोई हमेशा उनको बस स्टॉप पे छोड़ने जाता और वापस आने पर उनको लेने के लिए भी जाता था। उनके पड़ोस की लड़की भी सेम स्कूल में जाती थी, तो वो दोनों हमेशा साथ साथ बस स्टॉप पर जाते और वापस साथ ही घर आते। एक दिन जब वो स्कूल से वापस घर आ रहे थे तब उनकी बस खराब हो गई और ड्राइवर को वक्त लग रहा था बस को रिपेयर करने में। दूसरी तरफ उनकी चाची रोज के स्पॉट पर उनका इंतज़ार कर रही थी, लेकिन बहुत देर इंतज़ार करने के बाद भी जब वो नहीं आए तब वो वापस चली गई घर पे सबको इन्फॉर्म करने के लिए। और दूसरी तरफ बस रिपेयर हो गई और ड्राइवर ने उनको रेगुलर स्पॉट पे ड्रॉप कर दिया। जब वो बस से उतरे तो उन्होंने नोटिस किया कि अंधेरा हो गया था। उनको पता नहीं था तब उस वक्त क्या टाइम था। तब उस करंट लोकेशन से उनका गांव का डिस्टेंस अराउंड 3 to 4 किलोमीटर था। जब भी वो स्कूल से आते थे तब उनके पहचान का या फिर उनका कोई रिलेटिव उनको लेने के लिए वहाँ पर आता था, लेकिन उस वक्त वहाँ पर कोई नहीं था। उनको लगा कि उन्हें देर हो गई, इसीलिए वो लोग चले गए होंगे। उसकी जो सहेली थी 2 साल बड़ी थी, तो उसने डिसाइड किया कि वहाँ पे खड़े होने से अच्छा है कि हम धीरे धीरे अपने घर की तरफ चले। मेरी नानी ने भी उससे एग्री किया, तो वो दोनों गांव की तरफ पैदल निकल गए। वो जिस एरिया से चल रहे थे वहाँ थोड़ा जंगल टाइप का इलाका था। वो एकदम से जंगल जैसा नहीं था, बट वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे थे और उस वक्त वो पूरा इलाका सुनसान था और काफ़ी अंधेरा था वहाँ पे। तो वो लोग काफ़ी डर रहे थे और उनके गांव से पहले एक कुआं आता था जिसके पास गांव वाले डेड बॉडीज़ जलाते थे। तो मेरी नानी और उनकी फ्रेंड चलते चलते उस कुएं के पास पहुँच गए थे। उस वेल के पास आते ही नानी की जो फ्रेंड है उसको इमरजेंसी हुई। उनको टॉयलेट करनी थी क्योंकि वो अनकंट्रोल था उनके लिए। तो मेरी नानी ने बोला कि यहाँ पर नहीं रुकते हैं, घर जाकर कर लेना।
बट उनकी फ्रेंड को इमरजेंसी थी और उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी। लेकिन जब वो वहाँ पर गई झाड़ियों के पीछे टॉयलेट के लिए, तो मेरी नानी सड़क पर अकेली खड़ी थी और वो इधर उधर देख रही थी। तभी उसकी नज़र एक पीपल के पेड़ पर गई तो उन्होंने क्या देखा कि एक परछाई उस पेड़ से उल्टी लटक रही थी। जब पहले उन्होंने देखा तो उन्हें ठीक से समझ में नहीं आया कि वो क्या देख रही हैं, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्होंने देखा कि एक औरत जिसने सफ़ेद कलर के कपड़े पहने हुए थे और उसकी आंखें किसी बिल्ली की तरह थी और उसका चेहरा बहुत डरावना था, और वो औरत उल्टी लटकी हुई थी और वो उनकी तरफ घूर रही थी। इस भयानक औरत को देखकर मेरी नानी बहुत डर गई और वो तुरंत अपनी फ्रेंड के पास चली गई और उसको वहाँ से तुरंत चलने के लिए कहा। उसकी फ्रेंड थोड़ी नाराज़ हुई और बोली, मुझे पहले हाथ तो धोने दे। उनकी फ्रेंड थोड़ी नाराज़ हुई, लेकिन मेरी नानी ने किसी तरह समझा बुझाकर उसको रास्ते पर लेकर आई और उन्होंने उसे पीपल के पेड़ की तरफ इशारा किया और अपनी फ्रेंड को वहाँ पर देखने के लिए कहा। जब उसकी फ्रेंड ने उस पीपल के पेड़ की तरफ देखा तो उसने भी वही औरत देखी। वो औरत बहुत डरावनी नज़रों से उन दोनों को घूरे जा रही थी। उस औरत को देखकर वो दोनों ही बहुत ज़्यादा डर गए। अचानक से वो औरत नीचे आई और वो उन दोनों की तरफ आने लगी। उसको अपनी तरफ आते देख वो डर के ज़ोर से चिल्लाते हुए अपनी गांव की तरफ भागने लगे और थोड़ी दूर जाने के बाद उनकी फ्रेंड गिर गई। तो जब उनकी सहेली गिरी तब वो रुकी और वो पीछे मुड़ी। उन्होंने क्या देखा कि उसी भयानक औरत ने उनकी सहेली का पैर पकड़ा था और वो दोनों की तरफ ही घूर रही थी। उसकी आंखों में देखकर ऐसा लग रहा था कि आज वो दोनों यहीं पर मरेंगे। मेरी नानी बहुत रो रही थी। वो तब 8th स्टैंडर्ड में थी। तभी उनको अपनी मम्मी की एक बात याद आ गई कि जब भी हम हनुमान चालीसा बोलते हैं तब भूत हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इनको हनुमान चालीसा पूरी आती थी तो मेरी नानी ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा बोलने लगी। When she started reciting हनुमान चालीसा, उस भूतिया औरत ने उनकी फ्रेंड का पैर छोड़ दिया और वो ज़ोर से चिल्लाते हुए पीछे की ओर भागने लगी और अचानक से गायब हो गई। जब वो चली गई तब नानी ने अपनी फ्रेंड को खड़े होने में मदद की और वो दोनों बिना रुके हनुमान चालीसा बोलते बोलते गांव की तरफ भागने लगे। वो जब गांव के पास आए तब नानी ने अपने डैड के एक फ्रेंड को देखा। वो उस वक्त अपने खेतों की रखवाली कर रहे थे। जब उन्होंने अंकल को देखा तो उनको वो देखकर गले लगकर रोने लगी। उन दोनों बच्चों की हालत देख वो अंकल ने पूछा कि वो यहाँ पर इतनी रात में क्या कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। वो दोनों बस रोए ही जा रही थी। उनकी इस कंडीशन को देखते हुए उन्होंने आगे उनसे कुछ नहीं पूछा और उन्होंने उन दोनों को अपने घर छोड़ा। अगले दिन मेरी नानी माँ को बहुत तेज़ बुखार हुआ था। उनके मन को शक हुआ कि यहाँ कोई भूत का चक्कर है और वो उन्हें तुरंत ही एक तांत्रिक के पास लेकर चली गई। उस तांत्रिक ने कुछ झाड़ फूँक किया और उन्होंने उनके परिवार को बताया कि कुछ दिनों पहले उस पेड़ के पास एक लड़की ने सुसाइड किया था और वो जो लड़की है वो चुड़ैल बन गई है और वो वहीं पे उसका बसेरा है। अच्छा हुआ आपकी बेटी ने हनुमान चालीसा बोली, इसलिए वो सही सलामत है। उन्होंने उसको कुछ एक धागा दिया और बोला कि ये उनको इन सब चीज़ों से निगेटिव स्पिरिट से बचाएगा। ये जो इंसिडेंट है वो आग की तरह गांव में फैल गया। इसके बाद भी कुछ 2-3 गांव वालों का उस चुड़ैल से सामना हुआ। वहाँ पर एक सबसे डरावना केस ये था कि एक आदमी काम से देर रात को घर आ रहा था और उसका सामना जब उस चुड़ैल से हुआ तो उस चुड़ैल ने उसे इतना मारा कि उसका जो शोल्डर है वो डिसलोकेट हो गया और वो वहीं पर बेहोश हुआ। अगले दिन गांव वालों ने उसको वापस लाया और उस आदमी ने उनको सारा कुछ बताया जो वहाँ पे उसके साथ हुआ। और इस इंसिडेंट के बाद गांव वाले अपनी सेफ्टी को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। तो वो उसी तांत्रिक बाबा के पास गए जिन्होंने मेरी नानी को वो धागा दिया था। तो उन तांत्रिक बाबा ने बोला कि उसको मैं ख़त्म नहीं कर सकता, लेकिन मैं उसे बांध ज़रूर सकता हूँ जिससे वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकती। तो वो तांत्रिक बाबा ने कुछ गांव वालों के साथ वहाँ उस पेड़ के पास गए और उन्होंने एक पूजा की और उस पेड़ के सामने एक त्रिशूल को रख दिया
और वो तांत्रिक बाबा बोले कि ये त्रिशूल जो है वो इसके पार नहीं आ सकती, और अगर कभी किसी ने यहाँ पर त्रिशूल यहाँ से जो निकाला तो वो उसको फिर मैं बांध नहीं पाऊँगा। अगर किसी ने इस त्रिशूल को यहाँ से निकालने की गलती की तो अगली बार फिर इस गांव को कोई नहीं बचा सकता। फिर तभी से वो उस चुड़ैल के इनकाउंटर से लोग बच गए, और गांव में अब सभी वहाँ कैसे हैं या क्या सीन है ये तो मुझे नहीं पता, बट ये कहानी मुझे मेरी ग्रैंड मदर ने बताई थी, और वो उनके लाइफ की बहुत ही डरावनी कहानी थी। अब ये सही है या गलत इसकी बात तो मैं नहीं आपको बता सकती, लेकिन हाँ, ये काफ़ी डरावनी ज़रूर थी। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी तीसरी कहानी की ओर। ये कहानी भी हमें भेजी है श्रुति भावे ने, और वो बताती हैं कि ये जो इंसिडेंट है वो मेरे कज़िन राहुल के साथ हुआ था। करंटली राहुल 29 ईयर्स का है, और ये इंसिडेंट उसके साथ 2 साल पहले हुआ था। मेरा जो कज़िन राहुल है वो साउथ इंडिया केरला में रहता है। तो एक रात वो अपने दोस्त के घर गया था, और वहाँ से निकलते वक्त उसको बहुत देर हुई। उस वक्त रात का समय था और वो अपने घर की तरफ जा रहा था। तो उसने सोचा कि घर जाने से पहले मैं बीच पे चला जाता हूँ। उसके घर के पास ही एक बीच है, और वो जो बीच है वो सुनसान से इलाके में है, और ये रूमर था वहाँ कि वो बीच हॉन्टेड है, इसलिए सुबह भी वहाँ पर कम लोग ही जाते थे, और शाम के बाद तो वहाँ पर कोई भी नहीं जाता था। उस वक्त राहुल की ज़िंदगी में कुछ टेंशन्स थी, तो उसको ऐसा लगा कि वो अगर थोड़ी देर बीच पे जाकर बैठेगा तो उसको रिलैक्स फील होगा। इसी चक्कर में वो वहाँ पर चला गया, और वो नास्तिक भी था, तो इसीलिए वो भूत प्रेत और पूजा पाठ वाली चीज़ों को नहीं मानता था। तो वो वहाँ पर बीच पर गया और एक जगह पर बैठ गया। जब वो वहाँ पर बैठा था तो उसे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे कोई उसको देख रहा है। तभी उसकी नज़र उसके राइट कॉर्नर पर पड़ी, तो उसने क्या देखा कि वहाँ पर एक औरत खड़ी हुई थी, और वो जो औरत है वो उसके पास ही आ रही थी। राहुल बताता है कि वो जो औरत है वो पूरी धुंधली हुई सी थी, एकदम ट्रांसपेरेंट उसको दिखाई दे रही थी, लेकिन वो एकदम ट्रांसपेरेंट थी। उसको ऐसा लग रहा था कि उसके आसपास कोई काला सा धुआं फैल रहा है, और उसने उसकी तरफ गौर से देखा, लेकिन तभी उसको वहाँ पर ब्लर सा कुछ दिखाई दे रहा था। अपनी आंखें थोड़ी रब की उसने, और फिर उसने अपनी आंखें वापस से खोली और वहाँ पर देखा तो कोई नहीं था। उसे लगा कि वो उसका एक इमेजिनेशन था, तो उसे लगा कि शायद स्ट्रेस की वजह से वो ये सब इमेजिन कर रहा है। तो उसने उसके ऊपर से ज़्यादा अटेंशन देना छोड़ दिया, और वहाँ बीच पर आराम से बैठकर वो सोचने लगा अपनी लाइफ के बारे में। अभी उसको 5 मिनट ही हुए होंगे कि अपने कंधे पर एक ठंडा हाथ फील हुआ। उसने आसपास देखा, लेकिन उसको वहाँ पर कोई भी नहीं दिखा। फिर उसको लगा शायद ठंडी हवा की वजह से उसे ऐसा लग रहा होगा। तो उसने डिसाइड किया कि अभी बहुत रात हो गई है, इसलिए घर जाना चाहिए। फिर वो वहाँ से उठकर अपने घर चला गया। अगले दिन भी जब वो अपने ऑफिस से घर आ रहा था तब उसको लगा कि उसे फिर से उस बीच पर जाना चाहिए। तो वो फिर से वहाँ पर चला गया, और वहाँ पर बैठकर उसने अपनी सिगरेट जलाई और सिगरेट पीने लगा। जब वो सिगरेट पी रहा था तो उसको वहाँ पर लहरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, और वो काफ़ी रिलैक्स कर रहा था। लेकिन अचानक से उसकी नज़र पड़ी। उसने नोटिस किया कि वो वही औरत है, वहाँ उसको समुद्र के कोने में दिखाई दे रही थी, और वही औरत वहाँ पर खड़ी हुई उसको देखकर घूर रही थी। वो उसे देखकर काफ़ी हैरान हुआ, और वो उसके पास चला गया। उसने तब एक बहुत अजीब बात नोटिस की कि वो औरत समुद्र से थोड़ा सा ऊपर उठी हुई थी, और जो समुद्र की लहर है वो उसके आर पार जा रही थी। गीली भी नहीं हो रही थी वो पानी से। उसका जब ध्यान उसके चेहरे पे गया तो वो बहुत ज़्यादा डर गया। उस औरत का चेहरा बहुत ही भयानक था। वो उस चेहरे को देखकर एकदम स्तब्ध हो गया था, वहाँ से हिल भी नहीं पा रहा था। फिर 2 मिनट बाद जब वो औरत अचानक गायब हो गई तब उसको होश आया, और उसने वहाँ से बाहर निकलने का डिसाइड किया। वो भागते भागते अपनी बाइक की तरफ गया। जब बाइक चला रहा था वो, तो उसने फिर से पीछे मुड़कर देखा, तो वो देखता है कि वो डरावनी औरत उसके पीछे ही तेज़ी से भागते हुए आ रही थी, और वो भगवान का नाम लेते हुए
बस घर पहुंचने की उम्मीद कर रहा था। वो जैसे तैसे घर पहुंच गया। उस रात उसको नींद नहीं आई और वो उसी के बारे में और उसके एक्सपीरियंस के बारे में सोच रहा था। फिर उसने डिसाइड किया कि वो अब दोबारा कभी उस बीच पर नहीं जाएगा। उस बात को हुए लगभग 1 हफ्ता हो गया था और एक रात अपने रूम में वो सो रहा था। उसने सपना देखा कि उसी बीच पर वो खड़ा हुआ था और वो वहाँ चल रहा था। तभी उसके सामने वही औरत आई और अचानक से उसका गला दबाने लगी। उसको ऐसा लग रहा था कि वो उसको कुछ नुकसान पहुँचाना चाहती है। उसको बहुत दर्द हो रहा था। फिर वो स्क्रीम करते करते जाग गया। उसकी आवाज़ सुन के मेरे मामा मामी यानी उसके मम्मी पापा उसके कमरे में आए तो उन्होंने क्या देखा कि राहुल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और वो पसीना पसीना हो चुका है और अपने आप में ही कुछ बड़बड़ा रहा था। उसकी तबीयत चेक करने के लिए जब मामी ने उसके हेड पर हाथ रखा तो उसने क्या देखा कि राहुल का शरीर पूरा तप रहा है और उसको बहुत तेज़ बुखार है और वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ भी था। मामी ने उसको दिलासा दिया और उसको एक दवाई दी और उसको खिला के उसे सुला दिया। अगले दिन राहुल दोपहर को उठा जब उसको थोड़ा अच्छा लग रहा था। तब उसने ये जो सारी बातें हैं वो सारे एक्सपीरियंसेस अपने पेरेंट्स को बताए। उसकी बात सुनकर मामा बहुत गुस्सा हुए और उसको डांटने लगे कि कोई जाता है क्या इतनी रात में उस बीच पर? तुमको पता है ना कि वो बीच हॉन्टेड है, तो तुम वहाँ पर क्यों गए? राहुल ने रोते रोते अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी और उसकी हालत देखकर मामा ने उसको आगे कुछ नहीं बोला। उसी शाम को वो उसे अपने पास के मंदिर में लेकर गए। वहाँ के पंडित ने उनको बताया कि वो जो बीच है वो हॉन्टेड है और शाम के बाद वहाँ पर रूहें भटकती हैं और अगर कोई इंसान रात के वक्त उधर जाता है तो वो उन स्पिरिट्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो उसके पीछे पड़ जाती हैं। तो वो जो पंडित जी हैं उन्होंने एक पूजा कराई और उसके हाथ पर एक धागा बांधा और उसे सख्त वार्निंग दी कि अगली बार वो उस बीच पे शाम के बाद कभी ना जाए। अगर वो वापस गया तो फिर वो घोस्ट उसके पीछे फिर से पड़ जाएंगी। फिर उस दिन के बाद उसको ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं हुआ। करंटली राहुल बेंगलोर में रहता है और वहाँ पर ही जॉब करता है। जब भी वो केरला जाता है अपने घर, उस बीच में रात को तो क्या, वो सुबह भी वहाँ नहीं जाता और जो इंसिडेंट उसके साथ हुआ है वो कभी नहीं भूल सकता। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी चौथी कहानी की ओर। ये घटना 1 साल पहले की है जब मैं अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। तो देर रात में लाइब्रेरी में रहता था, पर उस लाइब्रेरी के एक आखिरी और अंधेरे कोने में हमेशा एक लड़की बैठा करती थी। कुछ दिन तक तो मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, पर एक दिन मैंने महसूस किया कि वो रोज़ मुझे अजीब सी नज़रों से घूरती है। तो मैंने भी जब उसकी ओर देखा तो उसका चेहरा बहुत ही सफ़ेद था, जैसे बर्फ़ की तरह सफ़ेद, और उस पर लाइट की हल्की सी रोशनी उसके चेहरे को और भी डरावना बना रही थी। मैं उसके पास गया और उसे धीरे से पूछा, क्या हुआ? आप बार बार मुझे ही क्यों देख रही हैं? उसी समय लाइब्रेरियन ने मुझे कुछ अजीब सी नज़रों से देखा और फिर अपने काम में लग गया। उस अजनबी लड़की ने थोड़ी देर कुछ नहीं कहा तो मैं बिना कुछ बोले ही वहाँ से चला गया और पास ही बैठे एक लड़के से कहा, तुम्हें वो गुमसुम बैठी लड़की दिख रही है? उस लड़के ने मुझे अजीब से देखा और फिर वो बोला, आप कब से अकेले में बैठ के वहाँ से यहाँ घूम रहे हैं और आप अपने आप में अकेले ही कुछ बोल रहे थे? वहाँ कोई नहीं है। इतना कहकर वो लड़का दूसरी सीट पर जाकर बैठ गया और मैं वो दूसरी लड़की जहाँ बैठी थी उसी जगह को देखकर सोच रही थी। तो अब मुझे भी वहाँ कोई भी नज़र नहीं आया। मैंने सोचा आखिर कौन थी वो। दूसरे दिन मैंने लाइब्रेरियन से पूछा तो उन्होंने बताया कि कुछ साल पहले एक बहुत ही होनहार लड़की यहाँ देर रात तक बैठकर पढ़ाई करती थी। बस उसकी कमज़ोरी थी, वो थोड़ी डरपोक और बोल नहीं पाती थी। अपने पापा का सपना पूरा करने के लिए वो दिन रात मेहनत करती थी। उसके पापा एक फैक्ट्री में मजदूरी करते थे और वो पढ़ने में बहुत अच्छी थी, इसीलिए उसे स्कॉलरशिप मिली थी। इस वजह से वो अपने पापा का सपना पूरा कर एक डॉक्टर बनना चाहती थी। पर उस रात जब वो कुछ शरारती लड़के उसे जलने वाले स्टूडेंट की मस्ती का शिकार बन गई और उस दिन उन्होंने उस लड़की को उस लाइब्रेरी में बंद कर दिया और वो अंदर ही अंदर रोती और चीखती रही और डर के कारण उसकी मृत्यु हो गई।
उस समय लाइब्रेरियन कुछ काम से बाहर गया था। उसने जब आकर दरवाज़ा खोला तो उसने उस लड़की को ऐसा देखकर वो चौंक गया। तब से इस लाइब्रेरी में उस लड़की की आत्मा देखे जाने की बातें होती रहती हैं। शायद आज भी अपने बदले के लिए वो घूम रही है, और उसी दिन से वो स्टूडेंट इस लाइब्रेरी के आसपास भी नहीं दिखे, और बड़े लोग होने के कारण सब कुछ भुला दिया गया, और उसके पिता ने भी अपनी बेटी की याद में प्राण त्याग दिए। मुझे भी उस लाइब्रेरी का वो रहस्य जानकर थोड़ा अजीब लगा कि इन किताबों की दुनिया में भी कई अनकहे राज दफन हैं। उस दिन के बाद आज मुझे ये बात फिर याद आ गई जब मैं उस रहस्यमय लाइब्रेरी के सामने से गुजरा। तो चलिए अब सुनते हैं हमारी आज की 5वीं और आखिरी कहानी। मैं अरुण। बहुत मेहनत के बाद इस शहर में मैंने अपना खुद का फ्लैट लिया। कुछ दिन सारा सामान शिफ्ट करने के बाद आज मैं अपने नए फ्लैट में जा रहा हूँ। माँ को कुछ दिन बाद गांव से यहीं बुलाने वाला हूँ। गांव से इस शहर में काम करने आया था। आज बहुत खुश था और अपने किराए के मकान से निकलकर अपने फ्लैट में जा रहा था। वहाँ पहुँचकर मैंने थोड़ा आराम किया और फिर सो गया। घर शिफ्ट करने के कारण मैं कब सोया मुझे पता ही नहीं चला। सुबह मेरी आँख खुली तो मैं जल्दी ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर निकल रहा था। घर शिफ्ट करने के लिए ऑफिस से कुछ दिन की छुट्टी के बाद आज ऑफिस जा रहा था। मेरी बिल्डिंग 13 माले की थी और मैं 10वें माले पे रहता था। मैं घर के बाहर निकला तो मैंने देखा मेरे सामने वाले फ्लैट में कोई अभी रहने नहीं आया है। फिर मुझे याद आया मुझे देर हो रही है। मैं जल्दी से निकल गया और पूरा दिन काम करने के बाद मैं देर ऑफिस से घर के लिए निकला तो देखा बहुत ट्रैफिक था। घंटों बाद जब मैं घर पहुंचा तो रात के करीब 12 बज चुके थे। मैं लिफ्ट से अपने फ्लोर पर जाने वाला था पर मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मुझे लिफ्ट में अकेले और बंद जगह में रहने से बहुत डर लगता था, इसीलिए अधिकतर मैं सीढ़ियों का उपयोग करता था। पर आज मैं बहुत थक गया था तो मैं लिफ्ट के दरवाजे के पास गया और मैंने लिफ्ट खोली तो उसमें पहले से ही एक औरत अंदर थी। मैंने थकान के कारण अधिक ध्यान नहीं दिया और मैंने लिफ्ट में अपने फ्लोर का नंबर दबाया और साइड में खड़ा हो गया। मैं अकेला नहीं था तो मुझे डर भी कम लग रहा था। कुछ देर में लिफ्ट में अचानक से लाइट बंद हो गई और लिफ्ट रुक गई। मैं घबरा गया और नीचे बैठ गया। मुझे याद आया कोई और भी मेरे साथ लिफ्ट में है। मैंने अपनी मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन की तो मैंने देखा वो औरत कोने में गुमसुम सी खड़ी है और उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं है और उसका चेहरा एकदम बर्फ की तरह सफ़ेद है। और इतनी गर्मी में भी लिफ्ट में अचानक ठंड बढ़ गई। मैंने घबराई आवाज़ में कहा, आप ठीक तो हैं? तो उस औरत ने मेरी तरफ अजीब सी नज़रों से देखा और फिर उसने अपने हाथ मेरी ओर बढ़ाए तो मैं चीख पड़ा। और जब मेरी आँख खुली तो मैं उसी लिफ्ट में नीचे पड़ा था और लिफ्ट का दरवाज़ा खुला था। सामने बिल्डिंग का चौकीदार खड़ा था। उसने कहा, सर मैं देखने आया, आप ठीक तो हैं? अचानक से 5 मिनट के लिए लाइट चली गई थी। मैंने कहा, मैं ठीक हूँ, आप उस औरत से पूछिए जो अभी इस लिफ्ट में साइड में खड़ी थी। चौकीदार ने कहा, नहीं सर, लिफ्ट में आप अकेले ही थे और कोई यहाँ नहीं था, आपको वहम हुआ है। मैंने जल्दी से लिफ्ट की उस ओर देखा तो वहाँ सच में कोई नहीं था। तो मैं जल्दी से वहाँ से निकल अपने फ्लैट में जाकर सो गया। सुबह जब मैंने बिल्डिंग के एक बुजुर्ग से बात की तो मुझे पता चला मेरे सामने वाले फ्लैट में ही एक औरत ने अपने पति के छोड़ के चले जाने के बाद डिप्रेशन में फांसी लगा ली। तब से वो फ्लैट हमेशा ही खाली रहता है और उस औरत की आत्मा आज भी अपने पति के धोखे के कारण इस बिल्डिंग में कभी कभी देखी जाती है। शायद आज भी वो औरत अपने पति का इंतज़ार कर रही है। कैसी लगी आपको ये कहानियाँ? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलती हूँ एक नए वीडियो में कुछ नई और डरावनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।